आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। अक्सर आप रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और आपको बाद में समझ में आता है कि ये मुझे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी। वैसे अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो ये मुझे पता है कि कहीं पे भी आप फ्रॉड का शिकार नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की आज कुछ कंपाइल करने की। आखिर किस किस तरह से रियल एस्टेट डेवलपर या ब्रोकर्स आपको चूना लगा सकते हैं, वो चूना कैसा है, किन किन तरीक़ों से है, वो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज उन चूना के बारे में आपको बताऊं कि चूना कैसे कैसे किस किस मात्रा में आप तक पहुंच सकता है। तो इस चूने को समझने के लिए आज इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। और अगर और भी कोई चीज़ रह गई, मैंने कोशिश की है बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको वो भी एस्पेक्ट्स पता लग पाए। क्योंकि कई बार होता है बहुत वाइड एंगल होता है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपने जो एक्सपीरियंस है, मेरा 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट फील्ड के अंदर, तो 20+ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें जो चीज़ें छन छन कर सामने आई है वो आप लोगों से शेयर करो और आप लोगों को अवेयर करो कि इस टाइप के किसी भी फ्रॉड से आपको बचना है। अगर आप सजग रहेंगे तो आप बचे हुए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इन फ्रॉड्स के बारे में, चीट के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल फ्रॉड्स हैं जो कि डिफरेंट टाइम पे, प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स पे आप अक्सर देखते हैं। तो आप ऐसे फ्रॉड में ना फंसें, मेरी ये कोशिश है, इसीलिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा, इसको एक एक एस्पेक्ट को ध्यान से समझिएगा। ये समझना आपके लिए इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको बचना भी है। जिस हिसाब से रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर एसेट क्लास में बहुत ऊपर पे रहा है, पिछले कुछ दिनों में रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है, तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो बेटर है कि आप समझ लें और ऐसी गलती ना करें, और ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों से आप अगली बार मिले भी ना और उससे बहुत दूर रहें। साथ में मैं इसमें एक वादा और लेना चाहता हूं कि आज का वीडियो मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करेंगे कि जिससे वो भी, आपके मिलने जुलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार भी इस फ्रॉड से बच पाएँ। तो पहला है कि बुकिंग अमाउंट डेवलपर कलेक्ट तो कर लेता है बहुत चीप रेट दिखा के, और कई बार वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाता। एडवर्टीजमेंट प्रोमिसेस बहुत सारे होते हैं, वो सब एडवर्टीजमेंट तक ही रह जाते हैं क्योंकि सिर्फ बुकिंग अमाउंट उनको चाहिए होती है, उसके बाद का अमाउंट उनको चाहिए ही नहीं होता। कई बार उसके बावजूद भी फ्रॉड हो जाते हैं। तो यहाँ रेरा जैसे प्रोजेक्ट्स में ही आपको इन्वेस्ट करना है। जिस प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया है उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अक्सर कुछ ना कुछ कैश ट्रांजैक्शन के लिए कहा जाता है, तो आपको कैश ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। कोशिश करना है कि आप प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैक्सिमम वाइट में लें आप। तो वाइट की ट्रांजैक्शन आपकी करीब करीब सेफ होती है रेरा की गाइडलाइन के हिसाब से। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपको पैसा फिर रिफंड भी हो सकता है, इंटरेस्ट के साथ भी डेवलपर को पेनल्टी देनी पड़ती है। तो यहाँ कैश ट्रांजैक्शंस के चक्कर को आपको अवॉइड करना है अगर किसी भी टाइप की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला, ये खैर ये थोड़ा रेरा से मैं पहले की चीज़ें भी बता रहा हूँ तो थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि पहले ऐसा रेरा नहीं था, तो ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हुआ करती थी। जैसे एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच दिया, खैर रेरा आने के बाद अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो डेवलपर को उसे जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर भी कराना पड़ता है। तो ऐसे में वो मल्टीपल लोगों को सिंगल प्रॉपर्टी नहीं बेच पाता है, लेकिन पहले ऐसा हुआ है। प्रोफाइल फंडिंग, आपके नाम पर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले लिया जाता है। चूँकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बैंक सिर्फ पेपर्स के आधार पर उसको देता है, तो वहाँ डेवलपर कई बैंकों को सेम प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट दिखा के एक ही टाइम पर जब कई बैंकों में अप्लाई करता है तो वो ट्रैक भी नहीं हो पाता कि, क्योंकि बैंकों को भी लगता है कि बायर्स ने बहुत सारे बैंकों में लोन अप्लाई किया होगा और सभी बैंक से अप्रूव करा के एक ही प्रॉपर्टी को 10 जगह प्रोफाइल फंडिंग अलग अलग बैंकों से हो जाती है। तो ये भी केस बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। तो प्रोफाइल फंडिंग से आपको बचना है क्योंकि यहाँ आपको एक छलावा दिया जाता है कि आप अपना पैसा दीजिए,
जो भी मार्जिन मनी है जिसके बाद बैंक लोन मिल जाएगा, और उस मार्जिन मनी के अगेंस्ट में मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको मार्जिन मनी 20 लाख रुपीस देना है, तो 20 के अगेंस्ट में हम आपको 2 साल में 40 लाख रुपीस देंगे। अब आपको तो लगता है कि ये 20 का 40 होने वाला है 2 साल में, मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन टेक्निकली डेवलपर को वहाँ लोन मिल जाता है और हो सकता है वो फ्रॉड भी हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो दिखाई जा रही हो उसकी कीमत असली में 40 लाख या 50 लाख या 60 लाख ही हो। तो अगर वहाँ डेवलपर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो वो सारी की सारी EMIs, बैंक की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, तो वहाँ डेवलपर का बैकआउट होना आपके लिए भारी परेशानी बन जाता है। तो आपको प्रोफाइल फंडिंग में नहीं घुसना, क्योंकि लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है उस प्रॉपर्टी को सेल करके, क्योंकि प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, तो आपको उसकी सारी EMIs पे करनी पड़ेगी, नहीं तो लीगल हैजल फेस करना पड़ेगा या क्रेडिट स्कोर आपका पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि पहली चीज़ सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल लोगों को ना मिले, और दूसरी चीज़ कि प्रोफाइल फंडिंग में किसी भी तरह के फ्रॉड से आपको बचना है। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि आपने प्रॉपर्टी ले ली और डेवलपर ने आपकी प्रॉपर्टी किसी कारणवश 1-2 इंस्टॉलमेंट डिले के केस में कैंसिल कर दी। सेम प्रॉपर्टी डेवलपर दूसरे को सेल कर देता है, और जब वो दूसरे को सेल करता है तो वहाँ थर्ड पार्टी राइट भी क्रिएट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वहाँ इमीडिएट लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहाँ देर मत कीजिए, क्योंकि देर में थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाता है और फिर कहीं हद तक आप पैसे लेकर भी घूमते रहते हैं या डेवलपर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है उस मनी को। तो ऐसे केस को भी आपको समझना है, इस टाइप के फ्रॉड से आपको बचना है। पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा अच्छा फ्रॉड सामने आया है कि रेरा रजिस्ट्रेशन मिल गया, लेकिन वो कंडीशनल रह रहा था और बाद में वो रेरा भी कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ पर भी होम बायर फंस जाते हैं। तो रेरा की टर्म्स एंड कंडीशन, रेरा सर्टिफिकेट पे क्या है, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है, हम सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को भी समझना चाहिए। फिर प्री लॉन्च और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जैसी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके ऊपर आपको बुकिंग के टाइम पे साइन करना है, क्योंकि उस टाइम इतना रश होगा, क्योंकि डेवलपर सेल होने से पहले ही सारी एप्लीकेशंस इकट्ठी कर चुका होता है या चेक इकट्ठे कर चुका होता है, और डेवलपर को ये दिखाने की होड़ होती है कि मेरा प्रोजेक्ट 1, 2 या 3 दिन में सोल्ड आउट हो गया, या नंबर ऑफ टाइम्स 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स मेरे पास एप्लीकेशंस आई, तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही बायर 5 अलग अलग एजेंट्स को चेक दे के रखता है। तो ऐसी सिचुएशंस में एग्जैक्ट नंबर नहीं आते, लेकिन दिखाने के लिए वो नंबर बहुत बड़े दिखते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के फ्रॉड से भी आपको बचना है। आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर फिर ही साइन करनी है, और यूनिट देखकर, क्योंकि हपड़ दपड़ में वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि आपको पार्क फेसिंग यूनिट चाहिए और आप ले रहे हैं पीछे की कोई दूसरी यूनिट जिसे शायद आप अगर देख समझ के ले तो आप उसे पसंद भी ना करें। तो ये भी फ्रॉड इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। मैं साथ साथ जो फ्रॉड बताता जा रहा हूँ, मुझे आप बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से फ्रॉड से आपके वास्ते पड़े हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा शायद आपके एक्सपीरियंस भी दूसरे जो व्यूअर्स हैं हमारे वो समझ पाएँ। फिर इसमें अक्सर आपने देखा होगा, जिस साइज़ का आपको अपार्टमेंट लेना है वहाँ उस साइज़ का सैंपल नहीं होता है। डेवलपर द्वारा सैंपल बड़े साइज़ का बनाया जाता है, और बड़े साइज़ के सैंपल को आप देख के बड़ा फील करते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि सैंपल के नीचे नॉट एज पर स्केल भी मेंशन कर देते हैं, या साइज़ लिखा जो जाता है और जो एक्चुअल सैंपल बनाया जाता है उसमें भी कई बार डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो फील कर रहे हैं एक्चुअल में वो फीलिंग एग्जैक्ट आपके अपार्टमेंट के हिसाब से है या नहीं, ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइप के भी फ्रॉड इस टाइम पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत होती है। कई बार आपको जो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर नहीं आते, जो मास्टर प्लान से बाहर होते हैं, और वहाँ पर कई बार विदाउट रेरा भी लोग सेल करते हैं, तो उन टाइप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपको बेच दी जाती है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में टाइटल में कुछ चेर फेर करके कई बार वो चीज़ें आपको भेज दी जाती है। तो इस टाइप के फ्रॉड से भी आपको बचना है। आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है।
क्योंकि वेरीफाइड प्रॉपर्टी ही लेनी है। अगर टाइटल में कहीं पर भी आपको कंसर्न लगता है, और बेटर है मैं कहूँगा कि टाइटल सर्च रिपोर्ट भी एडवोकेट से आप बनवा लें, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो पाएगी और फ्रॉड से आप बच पाएंगे। फिर आपको एक और फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। कई बार आपको ये कमिट किया जाता है कि ये आप एक 200-300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले रहे हैं और यहाँ पर इस टाउनशिप या इस प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर ये एमिनिटीज़ कमिट की जाएंगी। बाद में वो एमिनिटीज़ आपको नहीं मिलती, पार्क की जगह कुछ और बन जाता है। तो ये भी कई जगहों के ऊपर फ्रॉड देखने को सामने आए हैं। तो आपको इन सभी फ्रॉडों से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक फ्रॉड शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने कई जगहों के ऊपर से नोटिस किया है कि रोड की ज़मीन को भी प्लॉट का पार्ट बता दिया जाता है और प्लॉट का भी सुपर एरिया बना दिया जाता है। तो प्लॉट सुपर एरिया के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, वैसे कारपेट एरिया के हिसाब से ही बेचने, इवन अपार्टमेंट बेचने के लिए रेरा कहता है, लेकिन डेवलपर उसे मीटर या एमएम में लिखकर इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं कि बायर को समझ में नहीं आता। तो यहाँ सुपर और कारपेट एरिया को एग्जैक्ट आपको समझने की ज़रूरत है। जो यूजेबल एरिया है, जो बिल्टअप एरिया है, जो कारपेट एरिया है, इन सभी चीज़ों को एग्जैक्ट समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आपको उस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए। तो इस टाइप के फ्रॉड से भी आपको बचने की ज़रूरत है। कई बार आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं जब, तो आपको लोकेशन तो दिखा दी जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बाद आप पाते हैं कि एक्चुअल में उतना प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके पास नहीं है। तो ये भी इंश्योर कर लीजिए कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका एक्चुअल पोजीशन भी आपको मिले, उस पर किसी टाइप का कोई कब्जा ना हो। क्योंकि कई बार बड़ा लैंड पार्सल होता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, बड़ा लैंड पार्सल है, आपको दिखा दिया, लेकिन वो एक्चुअल में उतनी लैंड पोजीशन में नहीं है। तो इस टाइप के भी फ्रॉड कई बार सामने आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बचने की ज़रूरत है। फिर अक्सर रेरा आने के बाद एक चीज़ सामने आई है कि वैसे तो बहुत सारे लोग विदाउट रेरा ही बेच रहे हैं, लेकिन रेरा आने के बावजूद भी कई बार 10 एकड़ का अगर रेरा है तो डेवलपर द्वारा 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ बेच दिया जाता है। तो रेरा में क्या लिखा है, एग्जैक्ट कितने एकड़ का रेरा मिला है, ये आपको डेफिनेटली चेक और करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इसे समझने के बाद ही आप लें, क्योंकि एक्सेस लैंड जिसका रेरा नहीं है वहाँ आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कई बार मामला कोर्ट में चल रहा होता है और सेलर द्वारा ये चीज़ें हाइड की जाती है और बाद में पता लगता है कि ये मामला तो कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है। तो इन चीज़ों को भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले समझ लेना चाहिए। फिर एक ये भी चीज़ सामने आई है कि गवर्नमेंट ने किसी लैंड को नोटिफाई कर दिया है और उसके बावजूद भी, कंपनसेशन लेने के बावजूद भी वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, साठ-गांठ करके कई बार इसको बेच दिया जाता है। तो ये भी एक फ्रॉड है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लैंड है उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, पॉन्ड, बंद या किसी टाइप का कोई रास्ता बीच से प्रॉपर्टी के जा रहा होता है, तो उसे बंद करके उसे रीरूट कर दिया जाता है और आप जब देखते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट का किसी भी टाइप का कोई अगर एरिया है तो वो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्लियरली मार्क और मेंशन होता है। तो ये आपको वहाँ से देखकर समझ लेना चाहिए। कई बार होता है पॉन्ड के आसपास कुछ एरिया में या कम से कम पॉन्ड के एरिया में किसी भी टाइप का वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोग ये खरीदने के बाद समझते हैं। तो ये चीज़ें आपको खरीदने से पहले समझने की ज़रूरत है। मतलब लेक बेल्ट या सेंसिटिव जोन या कोई बफर जोन अगर अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है तो आपको ऐसे जोन में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर लैंड, जैसे यूपी में खासकर 143 मतलब नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए डिक्लेरेशन, दैट इज़ 143 होता था, जिसे अब 80 कहा जाता है, सेक्शन 80। ये क्लेम करके कि ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, आपको ये प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। एक्चुअल में वो कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। तो अक्सर इस टाइप में आप फंस जाते हैं। तो इस टाइप के फ्रॉड से भी आपको बचने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी आपके सामने आया होगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद आपके पास कहीं से कोई क्लेम आ गया, मतलब सेलर ने प्रॉपर्टी आपको गलत बेची, इस टाइप का कोई क्लेम आ गया कि सेलर के पास राइट ही नहीं था बेचने का। तो ये क्लेम आपको कहीं हद तक लीगल हेयरशिप के बारे में या
प्रॉपर्टी में एक डिस्प्यूट टाइप को आपको दिखाता है। तो आप अक्सर ये सोचते हैं कि क्या शायद मैंने प्रॉपर्टी गलत खरीद ली। ये तब भी हो सकता है जब आपने सही प्रॉपर्टी खरीदी हो। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर कानूनी सलाह लेने की ज़रूरत है और डॉक्यूमेंट्स को छानबीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनका मोटिव होता है कि आपको इंगेज करना, आपको परेशान करना और कहीं हद तक आपसे एक मोटी रकम लेके सेटल कर लेना। तो ये आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना चाहिए, जिस बेस पे क्लेम आ रहा है तभी आप उस फ्रॉड से बच पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल है उसमें एक और दावेदार आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल 5 भाई हैं, तो फैमिली ट्री बन के जो प्रॉपर्टी उनके नाम चढ़ी तो उसमें 5वें भाई का नाम ही नहीं दिखाया गया। ये बताया गया कि शायद वो जिंदा नहीं है, इसीलिए फैमिली ट्री में नाम नहीं लिखा गया और वो प्रॉपर्टी 4 भाइयों के अंदर बट गई। तो बाद में 5वां भाई सामने आया, तो वो सब चीज़ें आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी सेलर के डॉक्यूमेंट ही फॉर्ज्ड होते हैं। जो आधार कार्ड, पैन कार्ड वो दिखाते हैं वो कहीं हद तक डुप्लीकेट होते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सब भी फ्रॉड्स कई जगहों के ऊपर देखने को मिलते हैं। फॉर्जिंग अ विल, कई बार ये देखा गया है कि टाइटल ग्रैंडसन के नाम एज पर विल ट्रांसफ़र हो रहा है और बाद में पता लगता है कि ग्रैंडफादर की डेथ से 1 दिन पहले ये विल बनी है। तो विल कब बना है ये भी आपको देख के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसकी डेट बहुत पुरानी नहीं है, डेथ के आसपास है, तो आपको थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार अंगूठे लगा लिए जाते हैं। तो ये सब आपको समझ के ही प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत है। कई बार फैमिली पार्टीशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो कई नए नए डिस्प्यूट आते हैं या कोई अपना शेयर बेच देता है। तो उस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक उसका जिसके पास राइट है, लीगल हेयर्स, उन्होंने प्रॉपर्टी को किसी को सेल कर दिया ऑलरेडी, कुछ पैसे उठा लिए या मॉर्गेज किया हुआ है, बाद में किसी टाइप का कब्जे टाइप की चीज़ें आपके सामने आती है। तो प्रॉपर्टी का पोजीशन पहले पूरा है या नहीं ये आपको चेक कर लें सेलर के पास, तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें। कई बार आपके सामने आया होगा कि कंपनी पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनर ने साइन नहीं किया है, मतलब फॉर्स डॉक्यूमेंट साइन करके इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है। ये अक्सर तब होता है जब प्रॉपर्टी का पोजीशन आप ले चुके होते हैं, टाइटल आपके नाम ट्रांसफ़र हो चुका होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म के 2 हैं तो दोनों से ही कंसेंट आपके सामने हो। कई बार ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी ली है, तो दोनों का कंसेंट आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर दोनों का कंसेंट है या जितने उसके अंदर प्रॉपर्टी टाइटल होल्डर्स हैं उन सब का कंसेंट हो, तभी आपको उस प्रॉपर्टी को खरीदनी चाहिए। जो फ्रंट में आके बेच रहा है और दूसरा अगर पर्दे में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको खरीदने से बचना चाहिए। फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप अक्सर देखते हैं। प्रॉपर्टी पोजीशन में डिले, प्रॉपर्टी जो फिनिशिंग कमिट की है ब्रोशर के अंदर वो उस हिसाब से फिनिशिंग नहीं हो पाना, जो बेयर मिनिमम क्वालिटी है वही देना, जो एक्चुअल क्वालिटी डिलीवर करने की कमिटमेंट थी वो पूरा ना हो पाना, अपने जो टाइमली कंप्लीशन के प्रॉमिस है उससे डाइवर्ट हो जाना, उसे ना पूरा करना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फ़ाइन लगा देना, डेवलपर द्वारा 18% फ़ाइन लगा देना और जो एज पर एरा गाइडलाइन है उस फाइन को ना लगाना, और फिर आपको सेटलमेंट करने पे जोर देना। कई बार आपको ये भी कहा जाता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लीजिंग राइट डेवलपर के पास है, तो आप लीज कर भी नहीं सकते, और उस टाइम रेवेन्यू शेयरिंग पे आपकी प्रॉपर्टी को लीज आउट करना, तो वहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ हासिल भी नहीं हो पाता है। तो शुरू में मॉल चलाने के लिए रेवेन्यू शेयरिंग पे ही बड़े ब्रांड्स आते हैं। तो आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एक्चुअल आपके पास लीजिंग राइट खुद है या नहीं, ये भी आपको खरीदने से पहले चेक करने की ज़रूरत होती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आपने 50, 60, 70% पेमेंट कर दी और रियल एस्टेट मार्केट ऊपर चलेगी, तो उस टाइम पे एक भी इंस्टॉलमेंट का अगर आपका ब्रेक आता है तो सीधा कैंसिलेशन आता है आपके पास। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद प्रॉपर्टी का प्राइस 2 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड आ गया, तो आपने 50% पे किया है
और उस टाइम डेवलपर द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। जब आप डेवलपर के पास सेटलमेंट के लिए जाते हैं तो डेवलपर द्वारा ही कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस अब 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है, आपने 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड खरीदा था, तो या तो आप कम से कम 50% ऑफ डिफरेंस पे कीजिए, तब हम आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर एक्टिव करेंगे, नहीं तो वो कैंसिलेशन हो चुकी है, आपको जाना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर प्रॉपर्टी की मार्केट बढ़ रही है तो आपको टाइमली पे करना है या फिर आपको इमीडिएटली लीगल एक्शन लेना ही चाहिए। वहाँ आपको सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थे कुछ फ्रॉड्स जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बताया। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार बताते टाइम सारा पॉइंटर वाइज मैं नहीं बना पाता हूँ, तो इसीलिए आपको शायद पूरा ना बता पाया हूँ। लेकिन और भी अगर कुछ और फ्रॉड्स भी आपने देखे हैं जो मैंने नहीं कन्वे किए आपको, तो वो सब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा आपको लीगल प्रोसेस को फॉलो करना है, और रूल्स अगर कोई ब्रेक कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।